हाय एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट ड्राइव स्टॉक मार्केट। ये जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हो सकता है आपके भी दिमाग में आया होगा। बट जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्केट के बारे में, उसको पहले सिखाया जाता है फंडामेंटल एनालिसिस, फिर टेक्निकल एनालिसिस, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है उसको ढेर सारे एनालिसिस सिखा दिए जाते हैं। बट ये सब एनालिसिस सीखने के बीच में वो एक चीज़ भूल जाता है, व्हाट ड्राइव स्टॉक मार्केट। इसका अगर मैं सिंपल और क्लियर कट आंसर दूँ, दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई को हम समझते क्या है ये कॉन्सेप्ट। अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से तो प्राइस विल ऑटोमेटिकली राइज, और सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से तो प्राइस विल इवेंचुअली फॉल। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज करिए आपकी किराना की शॉप है, वहाँ पे आप राइस बेच रहे हैं। राइस की प्राइस है फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ अ केजी। आप देख रहे हैं हफ्ते भर से जो आपका राइस है वो बिक नहीं रहा है और वो डेड स्टॉक होता जा रहा है। तो आप क्या करते हैं, राइस का प्राइस 80 कर देते हैं 100 की जगह। देखते ही देखते 2 दिन में आपका पूरा राइस का स्टॉक खत्म हो जाता है। अब आप नया स्टॉक मंगाते हैं तो आपका जो इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाता है दैट इज़ 80। यहाँ पे सप्लाई और डिमांड दोनों मैच कर जाती है। और अगर अब दूसरा एग्जाम्पल देखें, 80 रुपये में आपका पूरा माल बिक जाता है, चावल का 1 किलो जो है। बट आपको क्या है, प्राइस अब बढ़ा देते हैं क्योंकि सप्लाई भी मैच करनी डिमांड से। तो आपने प्राइस बढ़ा देते हैं 100 या 110 रुपये। सप्लाई और डिमांड यहाँ पे मैच होती है 110 के आसपास, तो दैट इज़ द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं क्या फैक्टर्स हैं जो सप्लाई और डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ऐसे तो देखा जाए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट इस वीडियो में सिर्फ हम लिक्विडिटी और सेंटीमेंट्स के बारे में कवर करेंगे। बिलीव मी, 80% ऑफ द टॉपिक विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो ऑन जस्ट 2 टॉपिक्स इटसेल्फ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। लेट्स डिस्कस फैक्टर्स अफेक्ट लिक्विडिटी। जो लिक्विडिटी को है उसको कौन कंट्रोल करता है? जो सेंट्रल बैंक होते हैं या गवर्नमेंट होती है वही लिक्विडिटी को कंट्रोल करते हैं। हमारी देश की जो सेंट्रल बैंक है दैट इज़ आरबीआई, और जो यूएस की सेंट्रल बैंक है दैट इज़ फेड। ये दो बैंक्स या जो सेंट्रल बैंक हो गई, वो इंटरेस्ट रेट कैसे कंट्रोल करते हैं वो समझते हैं। अगर उनको लिक्विडिटी बढ़ानी है तो इंटरेस्ट रेट कम करा जा सकता है। फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं जहाँ पे आपको 8% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, अब वो घटा के 6% कर देती है क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ानी है मार्केट में। तो होगा क्या, आप बॉन्ड से पैसा निकाल के इक्विटी मार्केट या ओवरऑल मार्केट में लगाएंगे जहाँ पे आपको रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहेगी। ठीक है। और सेकंड ऑप्शन जो है लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट। जो गवर्नमेंट रेपो रेट देती है बैंक्स को, दैट इज़ जिस रेट पे बैंक आरबीआई से पैसा उठाता है, अगर वो कम कर दिया जाता है तो वो उसका बेनिफिट जो है आपको भी पास ऑन किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कोविड क्रैश के दौरान जो यूएस फेड है उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट रेट था बहुत ही कम कर दिया था। जब क्रैश भी हुआ मार्केट तो रिटेल इन्वेस्टर बाहर निकल रहा था क्योंकि आगे कोई कंपनी में अर्निंग्स या ग्रोथ दिख नहीं रही थी। बट इंटरेस्ट रेट कम करने के कारण एफआईआईज ने इंडिया में भर भर के पैसा लगाया था क्योंकि उन्हें कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल गया। और इमर्जिंग मार्केट्स तो थोड़ा सा रिस्कियर इन्वेस्टमेंट होता है, बट वहाँ पे उन्होंने पैसा इन्फ्यूज़ करा जिससे ही हमें वी शेप रिकवरी देखने को मिली। दैट्स द पावर ऑफ लिक्विडिटी गाइज। क्योंकि कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस ये हमें नहीं बता पा रहे थे कि मार्केट अब यहाँ पे ऊपर जाने वाला है। बट अगर हम लिक्विडिटी को अगर ट्रैक करते तो शायद हो सकता था कि हम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते थे। जो दूसरा ऑप्शन रहता है गवर्नमेंट के पास, वो है अपना केपेक्स जो है उसको बढ़ा सकती है। जैसा कि आपने इस बजट में देखा होगा, गवर्नमेंट ने 10 लाख करोड़ के आसपास एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाया है। उससे क्या होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो इकोनॉमी है उसमें पैसा इन्फ्यूज़ होगा, तो ओवरऑल लिक्विडिटी है इकोनॉमी में वो बढ़ जाएगी। अब डिस्कस कर लेते हैं क्या फैक्टर्स से डिक्रीज कर सकती है लिक्विडिटी सेंट्रल बैंक। दैट इज़ क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है 8% से अगर 10% कर दिया जाता है, तो इक्विटी मार्केट से जो इन्वेस्टर है पैसा निकाल के बॉन्ड मार्केट में लगा देता है। क्योंकि एक जो नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी रहती है दैट इज़ 12% इन द इक्विटी मार्केट, जो अब मिल रहा है 10% बॉन्ड मार्केट में, जो थोड़ा कम रिस्कियर इन्वेस्टमेंट है। इसलिए स्टॉक मार्केट से पैसा निकल के बॉन्ड मार्केट में चले जाता है, जिससे जो स्टॉक मार्केट की लिक्विडिटी है वो कम हो जाती है। जो सेकेंड ऑप्शन है दैट इज़ इंटरेस्ट रेट हाइक। अगर जो बैंक्स है या आरबीआई है अपना इंटरेस्ट रेट जो रेपो रेट पे रहता है वो बढ़ा देती है,
तो उसका बर्डन जो आता है वो बैंक के ऊपर आ जाता है। वो बैंक जो है वो हमारे ऊपर, जो कंज्यूमर होता है, उसके ऊपर पास ऑन कर देता है। सो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण जो भी आपके प्लान्स है घर खरीदने के या कार खरीदने के या जो भी एक्सपेंडिचर के आपके जो प्लान है, उसमें या तो फिर आपको बजट कम करना पड़ता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, या तो फिर आपको अपना जो प्लान है वो पोस्टपोन करना पड़ जाता है। सो ओवरऑल होता क्या है, उससे लिक्विडिटी जो है ओवरऑल इकोनॉमी में कम होती है। नेक्स्ट ऑप्शन जो बचता है गवर्नमेंट के पास वो है कि वो अपना जो एक्सपेंडिचर करती है वो कम कर दे। जैसे कि जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे उनका जो बजट है, या स्कूल्स में या हॉस्पिटल्स में या ओवरऑल जहाँ जितना भी एक्सपेंडिचर है उसको परसेंटेज वाइज अगर मार्केट या गवर्नमेंट कम कर देती है, तो जो मार्केट से लिक्विडिटी है वो कम हो जाती है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। सो जो इंटरेस्ट रेट है या लिक्विडिटी है वो एक पूरी साइकिल रन करती है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज़ साइकिल ऑफ लिक्विडिटी। जैसे कि अभी हम स्टेज में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उस स्टेज में जो आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाती जा रही है, या यूएस फेड है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से गाइस रिसेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे ही रिसेशन बढ़ते हैं तो डिफ्लेशन की सिचुएशन आती है। डिफ्लेशन की सिचुएशन ये होती है जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, और इसको कंट्रोल करने के लिए या बूस्ट देने के लिए मार्केट में जो आरबीआई या सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है। उससे वापस से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, जहाँ पे होता क्या है, डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। सो इट इज़ द साइकिल ऑफ लिक्विडिटी, जिसमें इन्फ्लेशन, रिसेशन, डिफ्लेशन ये तीनों को कंट्रोल किया जाता है इंटरेस्ट रेट के द्वारा। सो अब हम सेंटिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेंटिमेंट्स इज़ नथिंग बट नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर। नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर जो है बहुत ही इमोशनल होता है और बहुत छोटी से छोटी चीज़ों से वो डिराइव हो जाता है, और उसका फ़र्क जो है ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस मार्केट में पड़ता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ। एक एरिया था जहाँ पे बहुत समय से बारिश नहीं हो रही थी, और स्टॉक जो सोयाबीन के प्राइसेस है वो स्काई रॉकेटेड हो गए थे। बट जब बारिश हुई एक कॉरपोरेट ऑफिस के पास जहाँ पे एक ट्रेडर्स की पिट बैठी हुई थी, वहाँ पे जैसे ही उन्होंने बारिश देखा, उन्होंने तुरंत जो सोयाबीन का जो स्टॉक था उसको सेल करने की कोशिश करी। हालांकि जहाँ पे सोयाबीन उग रहा था वहाँ पे कोई भी बारिश की एक बूंद नहीं थी। उससे हुआ क्या, जो सोयाबीन की सप्लाई थी उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट जो सोयाबीन का प्राइस था वो क्रैश कर गया। सो दैट्स द पावर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सो मूविंग अहेड, अब हम चार जो हमारे सेंटिमेंटल्स फैक्टर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो पहला फैक्टर है ग्लोबल। ग्लोबल सेंटिमेंट्स कैसे हैं, जैसा कि आपने पिछले समय देखा होगा, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हुआ था उससे सिर्फ यही दोनों कंट्रीज़ में इफेक्ट नहीं पड़ा था, ओवरऑल जो ग्लोबल इकोनॉमी थी उसमें बहुत बड़ा डेंट पड़ गया था। जो क्रूड की प्राइसेस थी वो स्काई रॉकेटेड हो चुके थे, क्योंकि रशिया जो है वो बहुत सारा जो सप्लाई है क्रूड की वो कंट्रोल करता है। सो ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी जो है मार्केट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। जैसे यूएस में रिसेशन की अगर न्यूज़ चल रही है तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडियन मार्केट पे भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि जो इंडियन मार्केट का जो बिजनेस है बहुत कुछ डिपेंडेंट है ग्लोबल मार्केट्स पे। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिकल सेंटिमेंट्स। जो इकोनॉमिकल सेंटिमेंट्स होते हैं वो इकोनॉमी को रिलेटेड होते हैं। जैसे कि जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट आ रहा है वो कंपेयर टू यूएस बहुत अच्छा आ रहा है, और जो हमारे रिजर्व्स हैं, गोल्ड रिजर्व्स हो गए या डॉलर रिजर्व्स हो गए, वो भी ऑन अ पॉजिटिव साइड है अभी भी। सो इसी के कारण हो सकता है हमारा जो मार्केट है अभी भी हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, ना कि यूएस की तरह जो 20% क्रैकडाउन हो चुका है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स के बारे में। जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स होते हैं वो पॉलिसी मेकिंग के रिलेटेड होते हैं। जब भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो नोटबंदी या जीएसटी या कोई भी कश्मीर रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर जब बात करती है या कोई भी नए पॉलिसी लाई जाती है, उससे मार्केट में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि जो नोटबंदी की न्यूज़ आई थी वहाँ पे बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला था इंट्राडे बेसिस पे मार्केट पे। सो ये सब जो न्यूज़ होती है पॉलिटिकल पॉलिसी मेकिंग के रिलेटेड, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है मार्केट्स पे। नेचुरल कैलामिटीज़ की अगर बात करें, जो बाढ़ आ गई या सुनामी आ गई या भूकंप आ गया, ये सब केसेस में भी मार्केट रिएक्ट करता है। ओनली अगर ये बहुत बड़े मेजर स्केल पे हुआ है तो। अगर छोटे मोटे स्केल पे ये सब प्रॉब्लम्स आती है तो मार्केट इस सब चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेता है। बट अगर ये बहुत ज़्यादा वास्ट
फॉर्म में आता है, नेचुरल कैलेमिटीज़, तो हो सकता है इससे जो मार्केट है या इकोनॉमी है वो ओवरऑल इफेक्ट हो, तो उसका इफेक्ट भी हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकता है. So this is it for video, guys. I hope you enjoyed our video. Please do like, share and subscribe to our channel, and please let us know in the comment section on which topic you want to learn more from us.